हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक के बारे में, जो है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होता है, हमने अपनी पहली वीडियो में भी पढ़ा। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है, फंड को रेज करती है थ्रू डेट। ठीक है, वो क्या करती है, डेट का यूज़ करती है, लोन का यूज़ करती है अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। उसके लिए ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का यूज़ किया जाता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे जो है उस प्रोजेक्ट में काम किया जाता है। उस प्रोजेक्ट से आने वाला जितना भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको एज अ डिविडेंड जो भी स्टेक होल्डर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट हमने ये भी देखा था कि जो भी ये प्रोजेक्ट होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है फिक्स होता है। ठीक है, जो भी उस प्रोजेक्ट को करने वाला होता है, जिसने भी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की होती है, तो उससे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है और जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है, जो रिटर्न होता है वो फिक्स पीरियड के अंदर ही उसको कवर करना होता है। ठीक है, जो भी पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है उस प्रोजेक्ट में, जो भी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट करता है उस प्रोजेक्ट के लिए, हर एक प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड फिक्स होता है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर उस इन्वेस्टर को अपनी ओरिजिनल अमाउंट, साथ ही साथ जो भी रिटर्न है उसको रिकवर करना होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो इन केस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, नो प्रोजेक्ट हिस्ट्री और पास्ट ऑपरेटिंग डाटा इज अवेलेबल। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हम एज अ सेपरेट यूनिट ले रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी पास्ट रिकॉर्ड अवेलेबल हमारे पास नहीं होता। तो क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन द projected profitability and indirect credit support provided by the sponsors, lender, operating and maintenance contractor, raw material सप्लायर एंड द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कहा गया कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है ना, वहाँ पे हम डेट का यूज़ करते हैं, लोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, मैनेजमेंट को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। अगर हम इक्विटी का यूज़ करते हैं तो जो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो क्या करना चाहेंगे, उनका कंट्रोल हो जाता है। हम कंट्रोल किसी और के हाथों में नहीं देना चाहते, इसलिए हम अपने पास रखते हैं। इसलिए जो भी फाइनेंस है वो डेट के थ्रू रेज किया जाता है। अब क्या होता है कि ये जो प्रोजेक्ट होता है वो हाई रिस्क होता है, और हाई रिस्क जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, हाई रिटर्न होगा। तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो भी इसके स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर कौन हो गए, जो भी मटेरियल सप्लायर है, ठीक है, जो भी लोन प्रोवाइडर है, जो भी ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग कॉन्ट्रैक्टर है, ये सारे लोग क्या हो गए, इस कंपनी के स्टेक होल्डर। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट को किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बंडलिंग। तो क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि क्रेडिट वर्थिनेस की कितना क्रेडिट जो है एक प्रोजेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मिल सकता है, वो किस पे डिपेंड होता है कि उस प्रोजेक्ट से आने वाले प्रॉफिट से, कि उस प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट होगा। एंड इनडायरेक्ट क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर, और कितना सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया गया है स्पॉन्सर्स के द्वारा, लेंडर्स के द्वारा, ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, इन सारे लोगों के द्वारा कितना सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है और कितना प्रॉफिटेबल वो प्रोजेक्ट है। ठीक है, द लेंडर गेट कंफर्ट बाय हैविंग कंप्लीटिंग गारंटी फ्रॉम द स्पॉन्सर। यानी कि जो भी स्पॉन्सर है, जिसने ये सारी चीज़ों को स्पॉन्सर किया है, तो जो भी लेंडर है, जो भी फंड्स देते हैं, जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको जो भी कंफर्ट है, ठीक है, वो किस तरीके से मिलेगा, वो उनको कंफर्ट इस तरीके से मिलेगा कि उनको गारंटी चाहिए। गारंटी कौन देता है, स्पॉन्सर गारंटी देता है कि ये प्रोजेक्ट भाई इतने टाइम पीरियड के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिटर्न जो है मिल जाएगा आपका। तो द स्पॉन्सर एश्योर्स द लेंडर दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड कॉस्ट फ्रेमवर्क। जो भी स्पॉन्सर होता है, जो भी लेंडर होता है, उसको क्या करता है, एक तरीके से दिलासा दिलाता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, एक जो भी टाइम है, जो भी जितना भी कॉस्ट है, उस टाइम और उस कॉस्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब लेंडर क्या होता है, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, जिसने वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की वीडियो नहीं देखी है वो पहले देख लेना, तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी कि यहाँ पे जो लेंडर लोन देते हैं वो जो भी हमारा स्पॉन्सर्स है, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट के अगेंस्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, यहाँ पे जो भी लेंडर्स है, उनको जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं लेंडर किसी भी स्पॉन्सर को, कंपनी को, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो उस वो लोन प्रोवाइड किया जाता है जो भी कैश फ्लो जनरेट होने वाला है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पे जो गारंटी दी जाती है स्पॉन्सर के द्वारा कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है वो सही टाइम पे और जो भी डिफाइंड कॉस्ट है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले दो पॉइंट समझ लेते हैं, एक तो होता है रिकोर्स बेसिस और एक होता है नॉन रिकोर्स डेट। रिकोर्स डेट क्या होता है, बोरोअर इज पर्सनली लाइबल सो द रिस्क इज लोअर। यहाँ पे जो लेंडर है ना, वो कहते हैं मान लो इन केस लॉस हो गया या फिर प्रॉफिट नहीं आए,
जो भी टाइम है उस टाइम पीरियड में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारी रिपेमेंट कैसे होगी। तो कई बार क्या होता है, स्पॉन्सर जो होता है वो क्या होता है, रिकोर्स डेट का यूज़ करता है। रिकोर्स डेट यानी कि स्पॉन्सर कहता है भाई मेरी बैलेंस शीट में पे तुम्हारा हक होगा, ठीक है, मेरी बैलेंस शीट में तुम्हारा हक होगा कि मान लो इन केस इस प्रोजेक्ट से पैसा नहीं आया, टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसको पैसे की मैं करूँगा, ठीक है। नॉन रिकोर्स डेट होता है कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कंपनी लाइबल नहीं होती रिस्क के लिए, इसलिए लैंडर्स को रिस्क इस केस में बहुत ज़्यादा होता है। रिकोर्स डेट के केस में जो भी लैंडर होते हैं उनको जो रिस्क होता है वो कम होता है, इसलिए कम होता है कि जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर की जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें वो पर्सनली लाइबल होते हैं, कि स्पॉन्सर की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। अगर पैसे की पेमेंट करनी है तो उस कंपनी तक के हक तक ही करेगा, उस कंपनी तक करेगा, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नीलाम नहीं होगी, ठीक है। तो रिकोर्स डेट और नॉन रिकोर्स डेट के बेसिस पे होता है। जनरली जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है उसमें कैश फ्लो जो भी होता है प्रोजेक्ट से, उसके बेसिस पे जो है लैंडर लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे लैंडर कहते हैं हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो उस केस में लैंडर जो होता है रिकोर्स डेट का यूज़ करता है, कि जो बोरोर होता है, जो भी बोरो करता है लोन, वो पर्सनली लाइबल होता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क कम होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं क्या है, इफ इट डज नॉट हैपन द लैंडर विल हैव रिकोर्स टू स्पॉन्सर बैलेंस शीट फॉर देयर क्लेम। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता कि कैश फ्लो सही टाइम पे जनरेट नहीं होता या सही टाइम के अंदर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, तो जो स्पॉन्सर होता है वो अगर तो प्रोजेक्ट रिकोर्स बेसिस पे, अगर तो लैंडर ने लोन रिकोर्स बेसिस पे दिया तो स्पॉन्सर पर्सनली लाइबल होगा, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है टाइम पे, सही कॉस्ट जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट के अंदर, तो देयर आफ्टर लैंडर हैव नो क्लेम ऑन द स्पॉन्सर बैलेंस शीट। तो उस समय जो भी हमारा लैंडर है वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता स्पॉन्सर की बैलेंस शीट पे। वो उससे उस प्रोजेक्ट से आने वाला जो भी कैश फ्लो होगा वहीं से वो उसकी क्या की जाती है, लोन की रिपेमेंट की जाती है। देयर क्लेम विल बी मेट आउट ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो एंड द प्रोजेक्ट एसेट। उस प्रोजेक्ट का जितना भी कैश फ्लो होगा या प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए जाने वाले जितने भी एसेट्स होंगे उनका यूज़ करके जो है वो क्लेम की रिपेमेंट की जाती है। अब दस द लैंडर प्रोवाइड लिमिटेड रिकोर्स फाइनेंस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नो रिकोर्स फाइनेंस टू द प्रोजेक्ट आफ्टर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि लैंडर को यहाँ पे क्या किया जाता है, लिमिटेड रिकोर्स दिया जाता है, कि मान लो इन केस लैंडर ने लोन प्रोवाइड किया, अब कहता है कि मेरे को कोई और गारंटी भी साथ में चाहिए, तो स्पॉन्सर अपनी कंपनी की बैलेंस शीट को कहते हैं कि इन केस यहाँ से अगर नहीं पैसा आ पाया तो मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पे लैंडर को रिस्क कम होता है। अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है सही टाइम पे सही कॉस्ट में, तो कोई हक लैंडर का नहीं रहता स्पॉन्सर की बैलेंस शीट पे जो भी पेमेंट है, स्पॉन्सर जो भी पेमेंट की जाएगी, रिपेमेंट की जाएगी जो लोन की, वो उस प्रोजेक्ट से आने वाले कैश फ्लो से की जाएगी। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो अभी हमने समझा है। यहाँ पे पॉइंट है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या कहती है, लैंडर वांट टू सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट द टेक्नोलॉजी यूज फॉर द प्रोजेक्ट इज प्रूवन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एंड इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट डिजायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पे हमें लैंडर को क्या करना होता है, पूरी तरीके से संतुष्ट करना होता है, तभी वो पैसा निकाल के देगा, तभी हम प्रोजेक्ट में लगाएंगे, तभी हमारा काम शुरू होगा। तो टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है इस प्रोजेक्ट में वो अच्छी टेक्नोलॉजी, उससे इन्वायरमेंट में कोई हार्म नहीं होगा, और ये टेक्नोलॉजी है जो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है, ठीक है। और अच्छे से जो है प्रोडक्शन जो भी प्रोजेक्ट है वो बन जाएगा इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। इकोनॉमिकल वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, द लैंडर वांट टू बी अश्योर दैट प्रोजेक्ट विल बी पुट टू ऑपरेशन सक्सेसफुली ऑन स्टिपुलेटेड डेट एंड विल जनरेट फ्री कैश फ्लो टू सर्व द डेट एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द स्पॉन्सर आफ्टर कीपिंग रिजर्व फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसमें कहा गया इकोनॉमिकल वायबिलिटी क्या कहती है कि जो भी लैंडर है उसको क्या दी जाती है, अश्योरेंस दी जाती है कि ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो सही टाइम पे सही कॉस्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और इससे आने वाला जो कैश फ्लो है उसका हम यूज़ करेंगे डेट की रिपेमेंट करने के लिए, जो भी लोन हमने लिया उसकी रिपेमेंट करने के लिए, ठीक है। और जो भी हमारा स्पॉन्सर है, क्योंकि जो स्पॉन्सर होते हैं, जो स्टेक होल्डर होते हैं, वो किस लिए काम करते हैं, वो रेट ऑफ रिटर्न के लिए काम करते हैं। वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो भी रिटर्न चाहते हैं, ठीक है। वो रिटर्न भी क्या किया जाएगा, स्पॉन्सर को प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है उस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी एक रिजर्व बना लिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो भी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है उसके बारे में अब हम क्या कर रहे हैं, लेंडर को बता रहे हैं। तो रॉ मटेरियल एंड द अदर इनपुट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी अवेलेबल, यानी कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो अवेलेबल होगा, सही, ठीक है, सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी में वो प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होगा। इसके लिए क्या किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एसपीवी, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए जो बनाया गया है उसके बीच में और रॉ मटेरियल सप्लायर के बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने टाइम पीरियड तक के लिए आपको क्या करना है, हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट एसपीवी में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द रॉ मटेरियल सप्लायर टू शेयर द इनपुट रिस्क, कि ये यहाँ पे क्या बनाया जाता है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, एक तरीके का एग्रीमेंट हो जाता है कि जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम तक वो उतना अवेलेबल होगा। इफ़ द प्रोजेक्ट यूज नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल reserves in case of oil and gas project and bauxite reserve in case of aluminium project, the project SPV may enter into an agreement with the government for use of natural resources over the life of the project। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि दो तरीके प्रोजेक्ट की हम बात करें, एक तो होते हैं जो रॉ मटेरियल सप्लायर प्रोवाइड करता है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है कि जो प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम है वहाँ तक प्रोजेक्ट में लगने वाला रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में तो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि जितना भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद था कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट की बात हम बताते हैं अपने लेंडर को कि द प्रोजेक्ट एंटिटी मस्ट हैव कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट इन प्लेस इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये कहा गया है कि जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो भी मैनेजमेंट है वो कॉम्पिटेंट है, वो क्या है, स्किलफुल है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। यहाँ पे अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जो उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, अच्छे से ऑपरेट करेंगे। और it is if it is not there then प्रोजेक्ट एसपीबी मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द इंजीनियरिंग फर्म। अगर ऐसा नहीं है कि जो भी मैनेजमेंट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो क्या किया जाता है उस केस में, जो हमारा स्पेशल पर्पस व्हीकल एक जो सब्सिडरी कंपनी बनाई गई है जिसका मेन काम है इस प्रोजेक्ट को देखना और इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करती है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कंपनी के साथ जिसका मेन काम क्या होता है, प्रोजेक्ट्स को देखना, इंजीनियरिंग करना। इंजीनियरिंग फर्म के साथ क्या करती है, बेसिकली एग्रीमेंट करती है, किसके साथ, इंजीनियरिंग फर्म के साथ एसपीवी एग्रीमेंट करती है जिसका काम क्या होता है, इस प्रोजेक्ट को बनाने का है, सही तरीके से मैनेज करने का होता है। आई होप कि आपको ये जो रिक्वायरमेंट्स थी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैंने एक पहले वीडियो बना दी है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होता है। आज की इस वीडियो में हमने समझा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में क्या डिफरेंस है। अगर आप ये सारी वीडियो एक साथ देखते हो, ठीक है, एक ही टाइम पे देखते हो, तो आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।